आपका बेटा या आपकी बेटी या उसके बेटा बेटी या उसके बेटा बेटी आपकी पारिवारिक संपत्ति के वारिस हो सकते हैं। उनको आपका नाम मिल सकता है, बोस सरनेम जो है वो आपको मिल सकता है, लेकिन विचारधारा का वारिस वो होता है जो उनके मूल्यों को लेकर आगे चलता है। नमस्कार, टीसीएच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र कुमार बोस जी ने भाजपा छोड़ दिया। ऐसे ही एक समय खबर आई थी कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। हालांकि जब यह खबर आई थी कि नेताजी के पोते, और असल में पोते नहीं पड़पोते हैं वो, तो जब यह खबर आई थी कि नेताजी के पड़पोते ने भाजपा ज्वाइन कर ली, तो सारे अखबार, सारे टीवी चैनल कुछ इस तरह से शोर मचा रहे थे जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली हो। हाँ, उनके इस्तीफे की जो खबर है वो खबर बहुत कम जगहों पे आई, क्विंट पे आई थी और भी एक आध जगहों पे खबर आई। इसके अलावा सोशल मीडिया से बाहर इसकी खबर कम ही पहुंची है। चंद्र कुमार बोस ने जब पार्टी छोड़ी है तो कुछ आरोप लगाए हैं। अगर उन सारे आरोपों को बहुत शार्ट में, बहुत संक्षेप में ले लें तो उनका यह कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को बढ़ावा देने में पार्टी के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेतृत्व से समर्थन नहीं मिला। जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ तो मुझसे वादा किया गया था कि मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने नाम लिया और शरद चंद्र बोस की विचारधारा का प्रचार करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में 2014 के संसदीय चुनाव से पहले 2013 में नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उनका कहना है कि विकास के जो विचार थे नरेंद्र मोदी के, उन्होंने उसे आकर्षित किया था। उनका यह भी कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन को लागू कराने के बारे में मेरे द्वारा साझा किए गए, मतलब चंद्र कुमार बोस ने जो मोदी जी को बताया, वो विचार बहुत अच्छे थे, बहुत शानदार थे और मोदी जी ने कहा था कि इन विचारों को हम अपनाएंगे। और वो विचार क्या थे? वो विचार था एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील बंगाल की योजना की। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हमने एक आजाद हिंद मोर्चा नामक समूह बनाने पर चर्चा की थी जो इस काम की निगरानी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसके अलावा वो कहते हैं कि मोदी जी को विकास और प्रगति के एजेंडे के प्रति प्रतिबद्ध एक करिश्माई नेता की तरह उन्होंने देखा था। उनको पीएम मोदी का नेतृत्व बहुत अच्छा लगा था और बीजेपी में शामिल होने के बाद मुझे लगा था कि ये जो राजनीति करते हैं वो मेरे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श सारे धर्मों को एक साथ करने के मुताबिक है। उन्होंने ये भी कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938-39 के दौरान जब अपनी बातें रखी थी, विचार भारत के बारे में अपनी बातें रखी थी, तो उसमें अज्ञानता और अशिक्षा को बड़ी समस्या बताई थी और समावेशी राजनीति के बारे में बात की थी। कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि जब वो भाजपा में गए थे तो उन्होंने भाजपा से कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति करे और भाजपा इस पर मान गई थी। 2014 में नरेंद्र मोदी इस पर मान गए थे, ये उनका कहना है। और अब वो कह रहे हैं 2014 से 2023 यानी 9 साल देखने के बाद वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो सांप्रदायिक है। दरअसल इस बात को लेकर बड़ा शोर मच रहा है। नेचुरली सेकुलर लोग बहुत खुश हैं, लेकिन मैं इस पर कोई खुशी या कोई चिल्लाने वाली बात नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं, मेरे दर्शक, मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि जो बाजार में चल रहा है, बाजार जिसके पीछे भाग रहा है, उसके पीछे भागने की जगह रुक के आपसे थोड़ी सी बात की जाए, आपसे ऐसी बात की जाए ताकि आप भी सोचने पर मजबूर हों और हम और आप जब साथ में सोचें तो किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, ना भी निष्कर्ष पे पहुंचे तो चीजों को समझने की तरफ बढ़ें। तो दोस्तों, चंद्र कुमार सेन कहते हैं, चंद्र कुमार सेन, कि 2014 में उन्होंने मोदी जी से कहा कि नेताजी की नीतियां अपनाइए और मोदी जी इस बात के लिए तैयार हो गए। सोचिएगा, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कहते हैं कि 2014 में हमें लगा था मोदी ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कई बार सोचता हूं कि 2014 में क्या इन सब लोगों का दिमाग जो है वो बच्चे का दिमाग था? कुछ साल पहले जो कुछ गोधरा के बाद हुआ, जिस तरह से गुजरात में दंगे हुए और दंगों के बाद जिस तरह से गुजरात सरकार ने व्यवहार किया, या चुनाव के दौरान उस जमाने के
जो चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त लिंगदोह साहब, उनको जिस तरह से जेम्स माइकल लिंगदोह कह कह के ये बताने की कोशिश चुनाव प्रचारों में मोदी जी ने की कि वो तो ईसाई हैं इसलिए मेरे खिलाफ हैं, या सोनिया गांधी के खिलाफ जिस तरह का अभियान चलाया गया, क्या इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था? क्या इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? चलिए मैं मान लेता हूं कि अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता है, तो गुजरात में क्या आर्थिक नीतियां लागू हो रही थी वो इनके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अगर चंद्र कुमार सेन या कोई और कहता है कि 2014 में मोदी जी से वो कहने गया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नीतियां यानी कि सर्वधर्म समभाव की बात अपनाएंगे, और मोदी जी उसके लिए राजी होते हुए दिखे थे और उसको भरोसा हो गया था, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सुभाष चंद्र बोस के दरअसल बहुत नालायक वारिस हैं। दूसरी बात मुझे विरासत पे करनी है। कई बार ये होता है, बीच में एक खबर आई थी भगत सिंह के परिवार का कोई व्यक्ति जो है भाजपा में शामिल हो गया था। परिवार जरूरी नहीं है कि वारिस हों। वारिस विचारधारा का अलग होता है, संपत्ति का और नाम का अलग होता है। आपका बेटा या आपकी बेटी या उसके बेटा बेटी या उसके बेटा बेटी आपकी पारिवारिक संपत्ति के वारिस हो सकते हैं। उनको आपका नाम मिल सकता है, बोस सरनेम जो है वो आपको मिल सकता है, लेकिन विचारधारा का वारिस वो होता है जो उनके मूल्यों को लेकर आगे चलता है। अगर चंद्र कुमार बोस ने वाकई सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को समझा होता, जो अब वो दावा कर रहे हैं, हरिपुरा कांग्रेस याद कर रहे हैं, तो हरिपुरा कांग्रेस के उनके भाषण में उनको साफ साफ उस समय ही समझ में आ गया होता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या उस समय की हिंदू महासभा की विचारधारा से एकदम अलग थी। अगर उन्होंने वाकई सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा होता तो वो जानते कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बाकायदा हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को अंग्रेजों का पिट्ठू कहा था। अगर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को ठीक से फॉलो किया होता तो उनको ये मालूम होता कि हिंदू महासभा उस समय सेना में भर्तियां करा रही थी अंग्रेजों के लिए, जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने और दिल्ली चलो का नारा दे रहे थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को लेके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि बंगाल में जब चुनाव था तो बहुत सारी बातें की गई, सारा देश सुभाष चंद्र बोस मैं बना दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी बढ़ा ली गई थी, और कहा यह जा रहा था कि उनके कुछ गोपनीय पत्र हैं जो खोले जाएंगे, और ऐसा लग रहा था कि जब वो गोपनीय पत्र खोले जाएंगे तो जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या इस तरह के जो हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हैं उनके ऊपर बॉम्बशेल पड़ेगा। वो पत्र खोले गए, और जब खोले गए तो ऐसी चीजें मिली कि बॉम्बशेल तो क्या पड़ता, उन पत्रों को शायद हमेशा के लिए दबा दिया गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के परिवार के कौन से लोग हैं जिन्होंने उनकी परंपरा को बढ़ाया है, तो आपको देखना पड़ेगा जिन शरद चंद्र बोस का नाम लिया गया है, उनके बड़े भाई सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस, जो कांग्रेस में भी रहे, बाद में कांग्रेस से अलग भी रहे, हमेशा नेताजी के साथ रहे, नेताजी का हमेशा उन्होंने साथ दिया हर तरह से। उनका जो परिवार था, उनके जो बेटे हैं और उनके जो नाती हैं, पोते जो हैं, सुगत बोस, सुगता बोस, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि सुगता बोस ने लंबा काम किया है, और उस काम के दौरान नेताजी का संपूर्ण लिखा कहा कई खंडों में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। और सुगता बोस सांप्रदायिकता के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को उन्होंने कभी समर्थन नहीं दिया है। असल में चंद्र कुमार बोस को लाया ही इसलिए गया था कि सुभाष चंद्र बोस के नाम का फायदा बंगाल में कम से कम उठाया जा सके, और भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित जो कुछ लेखक हैं जो सुभाष चंद्र बोस की मौत के बहाने, उनके मौत की जो तथाकथित कहानी है उसके बहाने लगातार जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे, उनके पक्ष में चंद्र कुमार बोस ने कई बार बयान दिए थे। चंद्र कुमार बोस सिर्फ अपने बोस सरनेम का फायदा उठा रहे थे, और उनको लगा था कि इसके बदले में भारतीय जनता पार्टी से शायद उन्हें कुछ मिल जाए, लेकिन अब शायद उनके समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ संभव नहीं है, तो वो पाला बदलने की कोशिश में है। इससे ज्यादा गंभीरता से मैं उनको नहीं लेता। दूसरी बात,
सुभाष चंद्र बोस का जब पूरा इतिहास हम देखते हैं, कांग्रेस के अंदर 1930 के दशक में जब दो तरह के ग्रुप्स थे, एक अपने आप को दक्षिणपंथी कहता था। दक्षिणपंथी इसलिए कहता था कि वो कैपिटलिस्ट जो थे, जो पूंजीपति थे, उन पर पूरी तरह से रोक लगाने के पक्ष में नहीं था, जिसका नेतृत्व आमतौर पे वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। उसके बरक्स, उसके पैरेलल जो अपने आप को समाजवादी कह रहे थे कांग्रेस के अंदर, उनका जो ग्रुप था, उसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलकर कर रहे थे। इसलिए नेहरू जी के बाद हरिपुरा कांग्रेस में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं तो आप देखेंगे नेहरू जी के साथ कैसी उनकी तस्वीरें आती हैं। आप ये भी जानते हैं कि योजना आयोग जब बना था कांग्रेस के अंदर तो उसकी जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के पास थी। आप ये भी जानते हैं कि उसके अगले कांग्रेस में जब सुभाष बाबू के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, गांधी जी ने मना किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए वो। गांधी जी ने इसको अपनी व्यक्तिगत हार बताई। कारण यह था कि जिस तरह से मिलिटराइजेशन करना चाह रहे थे, जिस तरह से सैन्यीकरण करना चाह रहे थे कांग्रेस का, या जिस तरह से हिटलर के प्रतिनिधियों से जाकर वो मिले थे, उसको गांधी जी पसंद नहीं कर रहे थे। और इसीलिए जो कार्यकारिणी थी, उस पूरी कार्यकारिणी ने सहयोग करने से मना कर दिया सुभाष चंद्र बोस का। उस कार्यकारिणी के नेता थे वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी और इस तरह के लोग। नेहरू उस कार्यकारिणी के खिलाफ नहीं गए तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ भी नहीं गए। जिस मीटिंग में ये सारा कुछ हुआ उसमें सिर्फ दो लोगों ने सुभाष बाबू के पक्ष में वोट दिया था, शरद चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। एक खास तरह की दोनों के बीच मित्रता थी। जब कमला बीमार थी, नेहरू जी जेल में थे, तो सुभाष बाबू कमला जी के साथ थे। जब नेताजी की सेना हार गई, आजाद हिंद फौज के लोगों को ले आया गया हिंदुस्तान में और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चला, युद्ध अपराध का मुकदमा चला, तो उनकी सुरक्षा के लिए जो कमेटी बनी थी, जो लीगल कमेटी बनी थी, आईएनए डिफेंस कमेटी, वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का जो उनका भाषण है, उसमें उन्होंने सिर्फ दो लोगों को याद किया था, एक महात्मा गांधी को और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। और आप ये भी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाई थी तो उसके एक ब्रिगेड का नाम गांधी जी के नाम पर रखा था और दूसरे ब्रिगेड का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा था। इसी इतिहास को, जिस इतिहास से संघी बहुत डरते हैं, क्योंकि उस जमाने में हिंदू महासभा सुभाष बाबू के खिलाफ सेना में भर्ती करा रही थी, क्योंकि उस जमाने में जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर मुकदमा चल रहा था तो हिंदू महासभा शांत बैठी हुई थी, क्योंकि उस जमाने में सुभाष बाबू ने सीधे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को अंग्रेजों का पिट्ठू कहा था। इसलिए सुभाष बाबू को अपने पक्ष में खींचने के लिए एक तरफ झूठे प्रचार चलाए गए, दूसरी तरफ उनके परिवार से एक आदमी को लाने की कोशिश की गई ताकि यह दिखाया जा सके कि सुभाष बाबू का परिवार हमारे साथ है। लेकिन परिवार, जैसे मैंने बताया, वो जरूरी नहीं है आपकी विरासत चले। कई बार अपने पुरखों के नाम से सिर्फ लाभ कमाने के लिए लोग पुरखों के सिद्धांतों को बेच देते हैं। आज कोई चंद्र कुमार बोस की कितनी भी तारीफ करे, कल वो कांग्रेस में चले जाएं, तृणमूल कांग्रेस में चले जाएं, किसी भी पार्टी में चले जाएं, मेरे लिए हमेशा वो एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत से धोखा किया है। इसलिए किसी भी बड़े आदमी की विरासत अगर समझना है, चाहे वो नेताजी हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे गांधी जी हों, चाहे मौलाना हों, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हों, कोई भी हो, अगर आपको उनकी विरासत समझना है तो उनका लिखा कहा पढ़ना पड़ेगा, उसकी मूल भावना को समझना पड़ेगा। और अगर उनके लिखे कहे और सिद्धांतों पर आप चलते हैं तो उनके वैचारिक वारिस हैं। वरना नाम में क्या है, नाम तो कोई भी अपना कुछ भी रख सकता है। अगर आज कोई नाम अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस रख ले तो उससे हमारे लिए वो आदरणीय नहीं हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस तरह के मुद्दों पे बात करने का जो मुख्य उद्देश्य मेरा होता है वो ये कि आज़ादी की लड़ाई में जो हमारी धरोहर है, जो हमारे पुरखे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनकी विचारधारा को मैं सही तरीके से, सही रूप में आप तक पहुंचा सकूं। और एक अपील जो हर बार मैं करता हूं कि जिस तरह से हमारा सहयोग आप कर सकते हैं उस तरह से सहयोग कीजिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। आप हमारे साथ खड़े होंगे तो हम लगातार सच बोल सकेंगे। सहयोग करने के ढेर सारे ऑप्शन हैं। कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, बताइए हमें कि इन वीडियोज में क्या
कमी है, क्या खूबी है। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नियमित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं, आर्थिक सहायता दे सकते हैं। जैसे आप आगे आएंगे आपका हम बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। बहुत शुक्रिया।